हेलो स्टूडेंट्स, आर एक्स विजर्ड चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वाले क्लास में हम लोग रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और हाउ द ड्रग्स मूव इनसाइड द बॉडी, यानी शरीर के अंदर एक ड्रग मॉलिक्यूल कैसे कैसे मूव करता है, ये सब स्टडी किए थे। इस क्लास से हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स शुरू करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा इनमें से सबसे पहला, यानी ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसको हम आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी मूवमेंट ऑफ ड्रग, कहां से कहां तक का मूवमेंट, फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहां पे उसको लगाया गया है या जहां पे उसको एडमिनिस्टर किया गया है, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यहां से कहां तक, टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी ब्लड सर्कुलेशन तक। सो आपको ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आ चुका है। जहां पे हम लोग एडमिनिस्टर किए थे, आप लोग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े थे इसको, टॉपिकली या सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिस्टमिक के अंदर आता है एंटेरल और पैरेंटरल। एंटेरल में आएगा आपका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, रेक्टल या सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन, और पैरेंटरल में आपका आ जाएगा आईवी इंजेक्शन, आईएम इंजेक्शन, इंट्रोडर्मल, सबक्यूटेनियस, ऐसे बहुत सारे इंजेक्शंस। यानी जहां पे उसको एडमिनिस्टर किया गया है, जिस पॉइंट से, वहां से लेकर ब्लड सर्कुलेशन तक, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड तक, ये जो प्रोसेस है मूवमेंट का, दिस इज कॉल्ड ड्रग एब्जॉर्प्शन। ओके, अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं, एक एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को लेंगे और वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। उससे पहले शॉर्टली क्विकली एक रिवीजन हो जाएगा हम लोगों का अबाउट द रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जरा, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आपका टॉपिकल का हम लोग मतलब अभी एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि वहां पे टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेशन तभी एप्लीकेबल होगा जब एक पर्टिकुलर जगह में ही उसका एक्शन हम लोग को चाहिए होगा। यहाँ पे हम लोग सिर्फ सिस्टमिक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को ही क्लासिफाई करने वाले हैं और उसको ही लेके समझने वाले हैं। देखिए जरा, सिस्टमिक में पहला आएगा आपका सिस्टमिक, उसमें आएगा आपका एंटेरल, इंटेरल, एंटेरल यानी थ्रू जीआई ट्रैक्ट। उसमें आएगा आपका ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सबलिंगुअल और रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, अब एंटेरल के अलावा दूसरा जो है वो है पैरेंटरल। पैरेंटरल इसमें बहुत सारे आते हैं, इनहेलेशन आ जाएगा आपका, इनहेलेशन आएगा आपका, इंट्रावेनस, इंट्रावेनस आएगा, इंट्रामस्क्यूलर आएगा, सबक्यूटेनियस आएगा, यानी बहुत सारे जो इंजेक्शंस है वो सब इसके अंदर आ जाएगा। अब देखिए, हम लोग ओरल रूट से शुरू करते हैं, यानी ओरल रूट से कैसे एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। फॉलो कीजिए जरा, हम लोग डायग्राम की मदद से स्टडी करेंगे। इसमें इसमें मतलब एडवांटेज ये होता है, आपको एग्जाम में ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ इस डायग्राम को दिखा दीजिएगा और थोड़ा बहुत दो तीन पॉइंट में उसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा।
ये है आपका जीआई ट्रैक्ट का एक सिंप्लीफाइड वर्जन। अब देखिए, जीआई ट्रैक्ट से ब्लड ड्रेन करने के लिए, यानी ब्लड को निकालने के लिए जो वेन है, उसको ऐसे याद रखेंगे आप। स्टमक से ब्लड को ड्रेन करता है गैस्ट्रिक वेन। ओके, गैस्ट्रिक वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड ब्लड को ड्रेन करेगा सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। ये सिर्फ मतलब एक ही पॉइंट से ऐसे मतलब गैस्ट्रिक वेन या सुपीरियर इंटीरियर मेसेंटेरिक वेन ऐसे निकलता नहीं है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सर एक लाइन में दिखा रहे हैं हम लोग। इसको आप एक ब्लॉक डायग्राम मान लीजिए, ये कोई एग्जैक्ट एनाटॉमिकल ड्राइंग नहीं है, आपको समझाने के लिए जस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन है ये। इसका नाम होगा गैस्ट्रिक वेन। इन दोनों का नाम होगा सुपीरियर एंड इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। ओके, ये तीनों वेन एक जगह पे एक कॉमन पाथवे बनाता है, एक साथ आपस में मिलकर मान लीजिए ऐसे कनेक्ट होके एक कॉमन पाथ बनाता है। ठीक है, एक कॉमन पाथवे बनाता है जिसको कहा जाता है पोर्टल वेन, जिसका नाम होगा पोर्टल वेन। इसको कहा जाता है पोर्टल वेन। ओके, ये पोर्टल वेन जाके मिलता है आपके लिवर तक, यानी यहां से लिवर तक का रास्ता तय करेगा पोर्टल वेन। ये तीनों मिला के पोर्टल वेन। ओके, अब लिवर से निकलते हुए इस ब्लड वेसल का नाम होगा हेपाटिक वेन। मान लीजिए ऐसे निकला हुआ है हेपाटिक वेन। इसका नाम होगा हेपाटिक वेन। ये जाकर आपके हार्ट का जो इंफीरियर वेना कावा होता है उसमें मिलता है जाके। देखिए, मान के चलिए ये हार्ट है, ये मान के चलिए आपका हार्ट का एक बेसिक सा ब्लॉक डायग्राम है। ओके, यह हो गया आपका सुपीरियर वेना कावा, जो अपर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करके हार्ट तक पहुंचाता है, सुपीरियर वेना कावा। लेकिन ये हेपाटिक वेन जो होता है वो कनेक्टेड होता है इंफीरियर वेना कावा से। ओके, इंफीरियर वेना कावा से कनेक्टेड होता है। इंफीरियर वेना कावा से वो पहले राइट आर्ट्रियम में आएगा, वहां से राइट वेंट्रिकल, और वहां से ये जाएगा थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वो चला जाएगा सीधा लंग्स तक। ओके, सीधा लंग्स तक जाएगा, इसका कनेक्शन होगा सीधा लंग्स में। अब देखिए, ये जो वेनस ब्लड है, यानी वेन में जो ब्लड होता है सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये होता है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ही कम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज्यादा होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा हुआ, वो लंग्स में जाके गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और वहां पे ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। इसको कहा जाता है गैसियस एक्सचेंज। ये होने के बाद अब O2 से जुड़ा O2 से भरा हुआ जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
वो आता है थ्रू पल्मोनरी वेन, आता है आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। ओके, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से एओर्टा के थ्रू बॉडी में पूरा सर्कुलेट होगा। दिस इज द पाथवे ऑफ हाउ oral route of administration is absorbed, how the drug from oral route of administration gets absorbed। फिर से आपको समझा देते हैं, देखिए, आप मान के चलिए एक टैबलेट को ओरली इनटेक करते हैं। ओरली लेने के बाद वो आइदर आपके स्टमक से एब्जॉर्ब होगा या फिर आपके इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है, आगे हम लोग फैक्टर्स पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करता है ड्रग का एब्जॉर्प्शन में, वहां पे देखिएगा ध्यान से। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए, आपका ये जो टैबलेट है डोसेज फॉर्म, वो अगर स्टोमक से एब्जॉर्ब होता है तो वो थ्रू गैस्ट्रिक वेन आएगा आपका पोर्टल वेन में, या फिर इंटेस्टाइन में से होता है एब्जॉर्ब तो वो सुपीरियर या इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन के द्वारा अल्टीमेटली आना है आपका पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन से जाएगा वो लिवर में। ओके, लिवर तक आएगा वो, लिवर से हेपाटिक वेन के थ्रू वो आके इंफीरियर वेना कावा में जुड़ेगा, इंफीरियर वेना कावा। ओके, वहां से निकल के वो चला जाएगा आपका राइट आर्ट्रियम, वहां से राइट वेंट्रिकल, वहां से पंप के मतलब हार्ट जैसे पंप होता है वो चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में। ओके, ऐसा मत मान लीजिए कि एक लंग्स में जाएगा दूसरा लंग्स से निकलेगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाए हैं हम जस्ट। वो लंग्स में से होकर गैसियस एक्सचेंज होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा, वो आएगा फिर आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर उसके बाद एओर्टा की मदद से पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होगा। दिस इज हाउ योर ड्रग गेट्स एब्जॉर्ब्ड। अब मान के चलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे स्टमक में या इंटेस्टाइन में से कैसे ब्लड ऐसे निकल रहा है। ठीक है, कैसे वो ड्रग एब्जॉर्ब होगा, इसको समझाने के लिए एक बेसिक सा डायग्राम आप देख लीजिए। मान के चलिए ये चेम्बर है आपका स्टमक। ठीक है, ये चेम्बर है स्टमक, ड्रग आया है स्टमक में, यहाँ पे प्रेजेंट है ड्रग। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रग प्रेजेंट है। अब ब्लड वेसल जो होता है वो ऐसे रन करता है। ठीक है, ऐसे रन करता है। अब देखिए यहाँ पे एक बायोलॉजिकल बैरियर आपको दिख रहा है, क्योंकि स्टमक में जो म्यूकोजा है या आपके ब्लड वेसल का जो म्यूकोजा है वो एज ए बायोलॉजिकल बैरियर आपका काम करता है, आपको पिछले वाले क्लास में दिखाए थे। अब देखिए उस बायोलॉजिकल बैरियर को क्रॉस करके कैसे इस वेन तक ड्रग आएगा, वो आएगा थ्रू सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है। ठीक है, मान के चलिए पैसिव डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आ रहा है। देखिए यहाँ पे ड्रग कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे ब्लड में कम कंसेंट्रेशन है, सो वो देखिए ऐसे डिफ्यूज होके आएगा आपके ब्लड तक। ठीक है, सिर्फ एज सिंपल एज दैट, ऐसा कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही गैस्ट्रिक वेन में आएगा स्टमक से, या फिर अगर इंटेस्टाइन में से होगा तो आपके सुपीरियर इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन में भी सिंपल ऐसा ही प्रोसेस से आएगा वो। ठीक है, सो आई होप आपको ओरल रूट से कैसे ड्रग एब्जॉर्ब होता है और अल्टीमेटली वो ड्रग कैसे पूरे शरीर तक फैलता है ये आपको समझ आ चुका है। देखिए अब हम लोग समझने वाले हैं सबलिंगुअल रूट से कैसे एक ड्रग ब्लड तक आता है। सबलिंगुअल रूट, सबलिंगुअल रूट में होता ये है, आप लोग जानते ही है, कुछ ऐसे बहुत ही लाइफ सेविंग ड्रग्स है जैसे आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट, जिसे ब्रांड नेम सॉर्बिट्रेट में अवेलेबल होता है मार्केट में। वो सॉर्बिट्रेट ड्रग एंजाइना के जो पेशेंट्स है उनके अपने टंग के नीचे वाले प्लेस में रख दिया जाता है, वहां से रैपिडली ड्रग एब्जॉर्ब होता है। तो देखिए कौन कौन से ब्लड वेसल्स वहां पे मतलब रिस्पॉन्सिबल है जिसके मदद से सबलिंगुअल म्यूकोजा से यानी अपने आपके जीवा के नीचे वाले हिस्से से कैसे ड्रग ब्लड तक पहुंचता है। देखिए जरा, एक जो ड्रग है
वो आपके सबलिंगुअल स्पेस में रखा गया है, जिह्वा के नीचे रखा गया है। वहां पे आप लोग पहले ही जानते थे, वहां पे मतलब आपका बाइंडिंग एजेंट उस टेबलेट में होता नहीं है, और वहां पे दूसरे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स है जो वहां पे नहीं होते हैं, जिसके मदद से वो ड्रग सिंपली वहां पे जल्द से जल्द डिसॉल्व हो जाता है आपके सलाइवा में। और वहां से देखिएगा सबलिंगुअल स्पेस के नीचे रहता है सबलिंगुअल वेन। सबलिंगुअल वेन है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलिए ये आपके जिह्वा है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्टेड रहता है ऐसे, और यहाँ पे जो देखिएगा एकदम ब्लड कैपिलरी से भरा हुआ है पूरा, देखिएगा ऐसे लाल रंग का होता है पूरा जगह। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज है। ओके, ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। इसके नीचे मतलब रिसाइड करता है सबलिंगुअल वेन। ड्रग जो है यहाँ पे रैपिडली डिसॉल्व होके उस कैपिलरीज की मदद से सबलिंगुअल वेन में आता है, ठीक है। सबलिंगुअल वेन से वो जाता है लिंगुअल वेन में। लिंगुअल वेन, ओके। सबलिंगुअल से वो आता है लिंगुअल वेन में। उसके बाद वो जाता है इंटरनल जुगुलर वेन। इंटरनल जुगुलर वेन। उसके बाद वो आएगा इंटरनल जुगुलर वेन से वो आएगा सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन से वो पास करेगा, अपना ब्लड को ड्रेन करेगा इनटू ब्राकियोसिफालिक वेन। ये ब्राकियोसिफालिक वेन जो है वो कनेक्टेड होता है सुपीरियर वेना कावा से। ओके, सुपीरियर वेना कावा आप जानते ही है, एक हार्ट मतलब हार्ट में राइट साइड में राइट आर्टरियम के साथ सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा जुड़ा होता है। सुपीरियर वेना कावा का काम होता है अपर बॉडी से यानी हेड से या नेक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करके हार्ट तक पहुंचाना, ठीक है। और इंफीरियर वेना कावा का काम होता है लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। अब देखिए, सबलिंगुअल स्पेस से यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज ओपन है वहां से वो डिफ्यूजन के थ्रू सबलिंगुअल वेन में आएंगे, वहां से लिंगुअल वेन, उसमें से इंटरनल जुगुलर वेन, उससे सबक्लेवियन वेन, उसका ब्लड ड्रॉ होगा आपका ब्रेकियोसेफालिक वेन में, वो अल्टीमेटली जाएगा सुपीरियर वेना कावा में। तो ये सारे पाथवे इन्वॉल्व होता है, इतना सारा वेन इन्वॉल्व होता है सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से एक ड्रग को एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू रेक्टल रूट, यानी रेक्टल रूट से कैसे एक ड्रग एब्जॉर्ब होता है। अब रेक्टल रूट से एब्जॉर्ब होने के लिए कौन कौन से डोसेज फॉर्म्स अवेलेबल है ये आपको पता ही होगा। सपोजिटरीज या इनिमा, अगर लिक्विड डोसेज फॉर्म हो तो वो होता है इनिमा, और सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म में आएगा सपोजिटरीज, जो रेक्टम में एडमिनिस्टर किया जाता है और वहां से एब्जॉर्ब होता है। कैसे एब्जॉर्ब होता है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, मतलब जीपैट या दूसरा कुछ फार्मेसी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल कभी कभी पूछा जाता है, जो आपको जानना जरूरी है। Which vein is responsible for the drug absorption through rectal route? रेक्टल रूट से एब्जॉर्ब होने के लिए कौन से ब्लड वेसल वहां पे रिस्पॉन्सिबल है? ये होता है लोअर हीमोरॉयडल वेन। लोअर हीमोरॉयडल वेन, ठीक है। होता ये है लोअर हीमोरॉयडल वेन आपके रेक्टम में से, मान के चलिए ये रेक्टम है आपका, ओके, ये एनस, यहां से निकलते हुए आपके
इंफीरियर वेना कावा में जाकर डायरेक्टली जुड़ता है, ठीक है। बीच में से थोड़ा बहुत इसका पाथवेज अलग होता है, लेकिन अल्टीमेटली मिलता है जाके इंफीरियर वेना कावा में। ओके, इंफीरियर वेना कावा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है, इसका आंसर आपको पता चल चुका है अभी तक। ये हो गया आपका रेक्टल रूट से ड्रग एब्जॉर्प्शन। बहुत कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन बताने के लिए इस टॉपिक का इंट्रोड्यूस हम किए। नेक्स्ट जो टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो हो गया पैरेंटरल रूट से कैसे एक ड्रग एब्जॉर्ब होता है शरीर में। हमारा पहला टॉपिक होगा इनहेलेशन रूट। देखिए, इनहेलेशन, इसमें होता क्या है, स्मोक या फिर फ्यूम या फिर बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, फाइन ड्रॉपलेट्स में रिड्यूस करके ये इनहेल किया जाता है, ठीक है, सांसों के थ्रू अंदर लिया जाता है लंग्स में। अब देखिए, पहले वाले डायग्राम में आप लोग देखे थे कि लंग्स जो है उसका कनेक्शन रहता है हार्ट से। ओके, लंग्स का कनेक्शन रहता है हार्ट से। मान के चलिए ये आपका हार्ट है, ये हो गया आपका लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ओके, अब होता ऐसा है, आपका सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा वो तो आके राइट आर्ट्रियम में मिलते हैं, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट आर्ट्रियम तक पहुंचाते हैं, वहां से राइट वेंट्रिकल, और वहां से थ्रू पल्मोनरी आर्टरी की मदद से वो जाता है सीधा लंग्स में। ओके, पल्मोनरी आर्टरी की मदद से सीधा लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, वहां से जाएगा सीधा लंग्स में। वहां पे आप लोगों को पता ही है गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के वहां पे ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट होता है, वहां से थ्रू पल्मोनरी वेन वो फिर आता है आपके हार्ट का राइट लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन, वहां पे आएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, और वहां से थ्रू एओर्टा बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब देखिए, अब आपको समझ आ चुका है लंग्स का कैसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले होता है। अगर किसी ड्रग को आप स्मोक फॉर्म में या फ्यूम या फाइन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अगर एडमिनिस्टर करते हैं, मान के चलिए कोई पेशेंट को नेबुलाइज किया जा रहा है, नेबुलाइजेशन किया जा रहा है, उसके लंग्स में से वो ड्रग आएगा, ठीक है, अंदर आएगा। लंग्स हाईली मतलब वास्कुलर है, ठीक है, वहां पे बहुत ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा है वहां पे। सो वो जल्द से जल्द यहाँ पे अपना लोकली अगर एक्शन शो करवाना है तो वो तो कर ही देगा, उसके साथ इस ब्लड में अच्छे से डिजोल्व होके वो जल्द से जल्द हार्ट में आएगा और वहां से बॉडी में सर्कुलेटेड होगा, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाउ इनहेलेशन ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द ब्लड, ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा इनहेलेशन हो चुका है, अब आएगा बहुत सारे जो इंजेक्शन फॉर्म है। सबसे पहला आएगा इंट्रावेनस। ओके, इंट्रावेनस आईवी। आपको कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, यानी कौन से रूट से आप अगर ड्रग को शरीर में पुश करते हैं तो वहां पे कोई एब्जॉर्प्शन होता नहीं है। उसका आंसर होगा आईवी। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी एब्जॉर्प्शन होता नहीं है। इसका कारण यह है, मान के चलिए ये एक वेन है, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर ब्लड है। आईवी में होता क्या है, आप डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेन है, वेन का मतलब वेनस ब्लड, इसमें आप दे रहे हैं, और वहां से हम लोग को एब्जॉर्प्शन का डेफिनेशन मालूम है, एब्जॉर्प्शन में होता है फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन, ये जो मूवमेंट है दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे देखिए साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही है वेनस ब्लड, इसीलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कोई होता नहीं है।
ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड में पुश किया जाता है। अब देखिए इसका दूसरा जो है मतलब आईवी का आपको समझ आ चुका है, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, सीधा ब्लड में ड्रग को इंजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंट्रामस्कुलर। आईएम इंट्रामस्कुलर। यहाँ पे होता क्या है देखिए, हमारे मसल में दिया जाता है। आपको पिछले क्लास में स्किन के लेयर्स दिखाए थे, ओके, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, उसके नीचे मस्कुलरिस, ओके। एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस, ये है मसल, ओके। अब एपिडर्मिस के बहुत सारे मतलब लेयर्स है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ऐसे बहुत सारे लेयर्स है, ओके। स्ट्रेटम बेसाली जो बेस लेयर है, मान के चलिए एक ब्लड वेसल यहां से रन कर रहा है, ओके। एक ब्लड वेसल यहां से रन कर रहा है, एक वेन, पर्टिकुलरली अ वेन। अगर किसी ड्रग को आप मसल में इंजेक्ट करोगे तो देखिए मसल में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। यहाँ पे अगर आप एडमिनिस्टर किए होंगे, यहाँ पे ज्यादा मात्रा में ड्रग पाया जाएगा। अब वहां से इस वेन में वो जाएगा, कैसे जाने का मैकेनिज्म है पैसिव डिफ्यूजन, ओके। सिंपली पैसिव डिफ्यूजन की मदद से ये आके वेनस ब्लड में मिलता है। दिस इज हाउ द ड्रग मूव्स फ्रॉम स्केलेटल मसल टू ब्लड, ठीक है, यानी वेनस ब्लड। सिंपल पैसिव डिफ्यूजन की मदद से मसल मतलब इंजेक्टेड मसल से वो ड्रग वेन में जाके पहुंचता है, यानी वेन में यानी वेनस ब्लड में जाना, वही है उसका एब्जॉर्प्शन, ओके। सिमिलरली सबक्यूटेनियस में यानी इस फैटी टिश्यू का लेयर जो है, यहाँ पे अगर किसी ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाए वहां पे भी सिंपल एक ही प्रोसेस होगा, पैसिव डिफ्यूजन की मदद से वो ड्रग आएगा आपका वेनस ब्लड में, ठीक है। दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ हाउ वेरियस रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे कैसे ड्रग का मूवमेंट होता है, कैसे ड्रग का एब्जॉर्ब होता है ब्लड में, ठीक है, आपको पूरा समझा चुके हैं, ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोग एक एक करके स्टडी करने वाले हैं इसको, देखिए जरा। पहला फैक्टर होगा फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, ओके। फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स आएंगे। फर्स्ट आएगा आपका पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज। देखिए पार्टिकल साइज बहुत मतलब जितना छोटा पार्टिकल होगा, जितना आप इसका पार्टिकल साइज को आप रिड्यूस करेंगे उसका सरफेस एरिया उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, ये आपको मालूम ही होगा। पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने में से उसका सरफेस एरिया बढ़ता है और उसमें एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, यानी पार्टिकल साइज का अगर रिडक्शन होगा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, ओके, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, ये हो गया। दूसरा फैक्टर जो आएगा उसका फिजिकल स्टेट, ओके। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है वो कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, ओके। फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट कैसे इन्फ्लुएंस करता है इसको हम लोग एक डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ लेंगे, देखिए। अब मान के चलिए किसी ड्रग को आप ओरली एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन उसका होता क्या है, मान के चलिए एक टैबलेट है, इसको आप ओरली एडमिनिस्टर किए हैं, वो सीधा आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में जाके सबसे पहले उसको डिसइंटीग्रेशन होना है, ठीक है, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन।
डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है वो टैबलेट टूट के ग्रेन्यूल में तक मतलब कन्वर्ट होता है, डिसइंटीग्रेशन। उसके बाद होता है उस ग्रेन्यूल्स का डिसोल्यूशन, वो जाके आपके स्टमक में या इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड है उसमें डिसॉल्व होता है, ठीक है, उसमें जाके घुल मिल जाता है, डिसोल्यूशन। अब देखिए डिसोल्यूशन के बाद वो ड्रग जो है इन सॉल्यूशन फॉर्म में आ गया, ड्रग इन ए सॉल्यूशन फॉर्म, एक सॉल्यूशन में आ चुका है। अब देखिए वहां से ये एब्जॉर्ब होने में उसको आसानी होगा। अब किसी एक ड्रग जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है वो आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड बोथ फॉर्म में होता है, या डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। आयोनाइज अनआयोनाइज ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। अब देखिए ये जो ड्रग है ये सब हो रहा है आपका स्टमक के अंदर, ओके। ये पूरा काम कारनामा जो हो रहा है ये हो रहा है आपके स्टमक के अंदर, गैस्ट्रिक लूमेन में। अब देखिए यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स अवेलेबल है, ब्लड कैपिलरीज है, उसको पार करने के लिए मान के चलिए यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज लाई करते हैं। स्टोमक होगा तो यहाँ पे मान लीजिए गैस्ट्रिक वेन खुद है यहाँ पे, ठीक है, गैस्ट्रिक वेन यहाँ पे है। सो ये जो बायोलॉजिकल बैरियर है, यहाँ पे वेनस ब्लड है, यहाँ पे स्टोमक का लूमेन है, स्टोमक को पार करके ये मतलब ब्लड तक कैसे पहुंचेगा, आपको पहले बताए थे, पैसिव डिफ्यूजन होगा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो भी हो, ठीक है, उस मैकेनिज्म से ये यहां से ब्लड तक पहुंचेगा, ठीक है। अब देखिए अब फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग कैसे इन्फ्लुएंस करता है। अगर वो लिक्विड स्टेट में होता तो उसको डिसइंटीग्रेशन डिसोल्यूशन कुछ स्टेप मतलब मानना नहीं होता, वो सीधा सॉल्यूशन फॉर्म में आता, यहाँ से वो अब्सॉर्ब होता, ठीक है। इसीलिए लिक्विड्स यानी सिरप हो, सस्पेंशन हो, इमल्शन हो, ये बेटर अब्सॉर्ब होते हैं, ठीक है, लिक्विड्स बेटर अब्सॉर्ब, बेटर अब्सॉर्प्शन होता है इसका, ठीक है, और फास्टर भी होता है, जल्द भी होता है, ठीक है। एक टैबलेट को डिसइंटीग्रेशन होने में मान के चलिए अनकोटेड टैबलेट में 15 मिनट लग जाता है आईपी के अनुसार, उसके बाद वो डिसॉल्व होगा, फिर उसके बाद वो सोल्यूशन फॉर्म में आके बैरियर को क्रॉस करेगा। लेकिन वहां पे एक सिरप होगा या इमल्शन होगा, वो सॉल्यूशन फॉर्म में जल्द से जल्द आ जाएगा, बहुत ही इन नो टाइम वो आ जाएगा यहाँ पे, और वहां से वो आके क्रॉस कर लेगा, ठीक है। दूसरा जो फार्मास्यूटिकल फैक्टर होता है ये होता है ड्रग का आयोनाइज या अनआयोनाइज फॉर्म। इसे भी यहां से हम लोग समझ लेंगे, आयोनाइज या अनआयोनाइज, ठीक है। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसमें पीएच का भी इन्वॉल्व होता है। आपको ये मान के चलना है एसिडिक ड्रग ऑलवेज एसिडिक पीएच से ही एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम एसिडिक पीएच, ओके। क्यों होता है, क्यों ये एसिडिक ड्रग एसिडिक पीएच में ही एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि एसिडिक ड्रग्स एसिडिक पीएच में अनआयोनाइज रहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अनआयोनाइज्ड, और अनआयोनाइज्ड जो ड्रग है वो लिपोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, ठीक है। सेम है फॉर बेसिक ड्रग्स, एल्कलाइन ड्रग्स। एल्कलाइन ड्रग्स वो एल्कलाइन पीएच से ही ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि वहां पे ही वो अनआयोनाइज रहता है। एसिडिक पीएच रहेगा आपका स्टोमक में, सो एसिडिक ड्रग्स आर बेटर एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टोमक। हालांकि ये देखा गया है स्टोमक में एब्जॉर्ब होता ही है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ ड्रग इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि आप आगे चल के पढ़िएगा सरफेस एरिया का एक मायने रखता है, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो अच्छा सा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब देखिए क्यों एसिडिक ड्रग्स
एसिडिक पीएच से ही एब्जॉर्ब होता है। एसिडिक ड्रग्स अनआयोनाइज रहता है एसिडिक पीएच में। अब अनआयोनाइज जो ड्रग है, इस ड्रग जो सॉल्यूशन फॉर्म दिखाए थे हम, वो आयोनाइज अनआयोनाइज ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। अनआयोनाइज फॉर्म जो है वो बेटर लिपोफिलिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, ठीक है। इसीलिए वो आसानी से डिफ्यूज होकर डिफ्यूजन की मदद से वो ब्लड तक पहुंच जाता है। लेकिन आयोनाइज जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक नेचर शो करता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक होने के कारण ये अच्छे से जा नहीं पाता, डिफ्यूजन उसका रुक जाता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट अच्छे से समझ आ चुका है। फार्मास्यूटिकल फैक्टर में दूसरा आएगा फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स। फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स क्या होता है? फॉर्मुलेशन, मान के चलिए एक टैबलेट फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे एपीआई यानी ड्रग तो लगेगा ही, उसके साथ आप लोगों को पता है बहुत सारे एक्सीपिएंट्स भी लगते हैं। एक्सीपिएंट्स आर दोज केमिकल कंपोनेंट्स व्हिच हैव नो थेराप्यूटिक वैल्यूज बट दे आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मुलेशन। वो तैयार करने में हेल्प करता है। अब मान के चलिए बहुत सारे ऐसे मतलब होते हैं, आप जानते होंगे डाइल्यूएंट्स, ओके। डाइल्यूएंट में अगर कोई कैल्शियम सॉल्ट, कैल्शियम का कोई सॉल्ट होगा, और एपीआई अगर टेट्रासाइक्लिन जैसा कोई ड्रग हो, आप आगे पढ़िएगा टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक में हम लोग पढ़ेंगे, टेट्रासाइक्लिन देखा गया है टेट्रासाइक्लिन और कैल्शियम सॉल्ट्स आपस में एक कॉम्प्लेक्स तैयार करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं चिलेट। ये दोनों आपस में चिलेट फॉर्मेशन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि टेट्रासाइक्लिन्स मेक चिलेट्स विथ व्हिच सॉल्ट्स, कौन से सॉल्ट्स के साथ? आपको देखना है कैल्शियम सॉल्ट्स के साथ। ये चिलेट जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो नहीं पाते हैं। सो अगर आपके एक्सीपिएंट में ऐसा कुछ अगर चीजें आ जाए और टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स हो, तो वहां पे अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दूसरा भी ऐसा होता है कभी कभी, फेनिटोइन, आप लोग एपिलेप्सी में पढ़ेंगे फेनिटोइन, दूसरा एक ड्रग है फेनिटोइन। उसमें अगर लैक्टोज यूज किया जाए, ओके, लैक्टोज, लैक्टोज अगर वहां पे यूज किया जाए एज ए डाइल्यूएंट या फिर कुछ काम में, मेनली लैक्टोज जो है डाइल्यूएंट के तौर पे ही यूज होता है, वहां पे वो रैपिडली ड्रग को रिलीज कर देता है, ठीक है। यानी रैपिड रिलीज ऑफ फेनिटोइन, जिसमें से अल्टीमेटली इट कॉजेस फेनिटोइन टॉक्सिसिटी। सो फॉर्मुलेशन रिलेटेड फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ आ चुका है। अब देखिए फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स तो आपको समझ आ चुका है। इसके बाद पीएच। पीएच का कंसेप्ट आपको पहले ही समझा चुके हैं, क्योंकि एसिडिक ड्रग्स जो है, जो ड्रग्स एसिडिक इन नेचर होते हैं, वो एसिडिक पीएच से ही ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वहां पे वो ड्रग्स अनआयोनाइज फॉर्म में रहते हैं। सिमिलरली बेसिक ड्रग्स जो है यानी एल्कलाइन ड्रग्स, वो एल्कलाइन पीएच से ही ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उस पीएच में वो लोग अनआयोनाइज रहते हैं। ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। अब नेक्स्ट होगा सरफेस एरिया, ओके। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, जितना बढ़ेगा, उतना ही अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। आप लोग जानते हैं एसिडिक ड्रग्स मेनली स्टमक से एब्जॉर्ब होंगे, क्योंकि वहां पे पीएच एसिडिक होता है, 1.5 से 3 के आसपास होता है। और इंटेस्टाइन में पीएच होता है 7.5 से ऊपर, एल्कलाइन पीएच होता है, ठीक है। वहां पे एल्कलाइन ड्रग्स ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन आप लोगों को चीजें पहले बताया है कि ज्यादातर ड्रग्स इंटेस्टाइन से ही ज्यादा एब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया बहुत ही बड़ा होता है। आप देखिए, मान के चलिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन।
इसमें कुछ फोल्ड्स दिखेगा आपको, ठीक है। इसका इनसाइड में, इनर वॉल में बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स दिखेंगे आपको, ये स्मूथ नहीं होते, फोल्ड होते हैं। इस फोल्ड को अगर हम लोग जूम इन करेंगे, आपको ऐसा कुछ दिखेगा। ये एक एक फोल्ड होता है, उसके ऊपर ऐसे छोटे 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 बीड्स रहते हैं, ओके। इस एक एक फोल्ड को कहा जाता है फोल्ड ऑफ कर्क रिंग, ओके। एक एक फोल्ड्स आर कॉल्ड फोल्ड ऑफ कर्क रिंग। अब देखिए, इस फोल्ड ऑफ कर्क रिंग में भी छोटे छोटे ऐसे कुछ प्रोजेक्शंस हैं। इसको अगर जूम इन किया जाए, देखिएगा यहां पे भी ऐसे ही कुछ आपको प्रोजेक्शन मिलेंगे, जिसके ऊपर भी आपको ऐसे 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 बहुत सारे आपको सेकेंडरी प्रोजेक्शंस और भी दूसरा प्रोजेक्शंस मिलेगा। इसको कहा जाता है विलाई। आप मतलब एनाटॉमी में पढ़े होंगे कि इंटेस्टाइन में जो विलाइज होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो दीज आर द विलाइज, ओके, विलाइज। अब विलाई के ऊपर भी ऐसे देखिए और बहुत सारे प्रोजेक्शंस है। इसको अगर जूम इन किया जाए, ये आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ओके, ऐसा दिखेगा कुछ। इसे बोला जाता है माइक्रोविलाई। अब सरफेस एरिया में देखिए, तब एक स्मॉल इंटेस्टाइन में एक छोटे ऐसे फोल्ड में और बहुत सारे फोल्ड्स है। अब देखिए, छोटा जगह में बहुत सारे फोल्ड देने के कारण इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो चुका है। अब इतना अच्छा सरफेस एरिया अगर मिला तो ड्रग अच्छे से एब्जॉर्ब होगा। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका है कैसे सरफेस एरिया इंटरफेयर करता है एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन में। जो नेक्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग, वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे ड्रग एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर होता है, ये आपको समझा चुके हैं। फिर भी यहाँ पे एक ब्रीफली बता देते हैं कि कौन से रूट आप मतलब कौन से रूट से जल्द एब्जॉर्ब होता है और कौन से रूट से डिले, धीरे धीरे या स्लोली एब्जॉर्ब होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रावेनस, यहाँ पे तो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन होता ही नहीं है, क्योंकि सीधा ब्लड में ही आके मिल जाता है पूरा ड्रग। तो इसमें से ये तो टॉप मोस्ट होने ही वाला है। उसके बाद जो होता है वो होता है इंट्रामस्कुलर, ओके। यहाँ पे भी बहुत ही जल्द आता है, लेकिन आईवी से थोड़ा स्लो आता है, ओके। फिर आएगा आपका इनहेलेशन। हालांकि इंट्रामस्कुलर और इनहेलेशन, इन दोनों में कभी कभी देखिएगा कुछ किताबों में इनहेलेशन को आगे रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें मोर और लेस एक साथ मतलब सेम टाइम ही लग जाता है आने में, ओके। ये इंटरचेंजेबल होता है। और इसके बाद दूसरे इंजेक्शन सबक्यूटेनियस हो जाए, ऐसा कुछ। सबसे स्लो होता है ओरल रूट से, ओके, ओरल स्लोएस्ट। क्यों? क्योंकि ओरल रूट में से अगर कोई सॉलिड डोसेज फॉर्म देना है, मेनली सॉलिड डोसेज फॉर्म में आते हैं, उसको पहले डिसइंटीग्रेट होना है, फिर डिसोल्यूशन होना है उसका, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होना है। यहाँ पे बहुत सारा टाइम चला जाता है, इसीलिए ये रूट सबसे स्लो माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग, वो है प्रेजेंस ऑफ फूड। यानी किसी खाने के प्रेजेंस में एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे ऑल्टर होता है। प्रेजेंस ऑफ फूड, देखिए, अगर स्टोमक के अंदर फूड का प्रेजेंस है, वो करता क्या है, तो ड्रग को डाइल्यूट कर देता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ फूड dilutes the drug, that's why it reduces the absorption, reduce absorption। इसीलिए एम्प्टी स्टोमक में ज्यादा अच्छा एब्जॉर्ब होता है, और फूड रहने से
मतलब एब्जॉर्प्शन ऑल्टर होता है। हालांकि कुछ ऐसे भी ड्रग्स है, मान के चलिए आयरन, ठीक है, आयरन, अगर इसके साथ आप विटामिन सी जैसा कुछ फ्रूट्स, यानी मान के चलिए नींबू जैसा कुछ या ऑरेंज लेमन ऐसा कुछ लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़ जाता है। प्रेजेंस ऑफ विटामिन सी, आयरन एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, ये क्लिनिकल फैक्ट है, आपको बता रहे हैं हम। और भी मान के चलिए ग्रीसियोफल्विन, ग्रीसियोफल्विन, ये जो ड्रग है ये इज बेसिकली एंटी फंगल एंटीबायोटिक। आप आगे चल के पढ़िएगा, एंटी फंगल एंटीबायोटिक, ओके। इसके एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए इसके साथ फैटी फूड्स यानी घी मक्खन ऐसा कुछ फैटी मील्स लेना होता है, फैटी फूड्स इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, ठीक है। अब देखिए फूड का प्रेजेंस में इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ऐसे ऐसे फूड्स के लिए। और फिर टेट्रासाइक्लिन जैसे ड्रग्स जो पहले ही बता रहे थे हम लोग, टेट्रासाइक्लिन्स, इसके साथ अगर मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट यानी दूध या दूध से बना हुआ कुछ भी खाना, मान के चलिए पनीर हो, घी मक्खन जो भी हो, उसको अगर लिया जाए, टेट्रासाइक्लिन विथ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि मिल्क के साथ, मिल्क में कैल्शियम होगा, कैल्शियम के साथ ये जाके चिलेट फॉर्म करेगा और वो चिलेट जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है। दिस इज वाई फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्प्शन जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें से ही एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बाहर आता है, वो है बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है, देखिए अच्छे से समझिए इस कंसेप्ट को। मान के चलिए आप ओरल रूट से 100 मिलीग्राम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, थ्रू ओरल रूट। ये जो है आपका 100 मिलीग्राम ड्रग आप एडमिनिस्टर किए हैं। अब आपको पता ही है कि यहाँ से या फिर यहाँ से जैसे भी हो, ये ब्लड वेसल्स आके यहाँ मिलके कॉमन पाथवे बनाता है, पोर्टल वेन, जो आके आपके लीवर तक आएगा, लीवर से हेपेटिक वेन आके इंफीरियर वेना का हमें मिलेगा, वहां से वो हार्ट तक जाएगा, हार्ट से लंग्स तक थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, और लंग्स से वो पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर हार्ट में आएगा, और वहां से थ्रू एओर्टा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये कंसेप्ट आपको याद, मतलब पहले समझा चुके हैं। अब मान लीजिए 100 मिलीग्राम ड्रग आप कोई पेशेंट को एडमिनिस्टर करवाए हैं, और उसके बाद आपको ब्लड में मिल रहा है, ब्लड में से आप उसका सैंपल विथड्रॉ करते हैं और उसको केमिकली ऐसे करते हैं, आपको दिखता है कि ओनली 40 मिलीग्राम ड्रग ब्लड में पहुंचा है, ओके, एट ए पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर ए पर्टिकुलर टाइम 40 मिलीग्राम ड्रग ही सिर्फ ब्लड में अवेलेबल है। सो 100 में से आपको 40 मिल रहा है, तो ये बाकी जो 60 मिलीग्राम है वो कहाँ गया? इसको कहा जाता है, ये जो 40 मिलीग्राम आपको ब्लड में मिला है, इसे कहा जाता है द बायो अवेलेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड द बायो अवेलेबिलिटी, यानी बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना ब्लड, कितना ड्रग अवेलेबल है, ठीक है, ये कहा जाता है बायो अवेलेबिलिटी। इसका और अच्छा डेफिनेशन एक है, अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसे। और यहाँ पे जो 60 मिलीग्राम ड्रग जो वेस्ट हो चुका है ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ये जो 60 मिलीग्राम ड्रग मतलब डिस्ट्रॉय हो चुका है, खो चुका है, लॉस्ट हो चुका है, इसको कहा जाता है फर्स्ट पास
मेटाबॉलिज्म। ओके, फिलहाल मतलब ऐसा भी है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है वो ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी पढ़ना होगा आपको, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे आ जो रहा है इसी के खातिर हम पहले बता चुके हैं आपको। ओके, सो जितना अमाउंट ऑफ ड्रग आप एडमिनिस्टर करोगे और जितना आपको ब्लड में मिलेगा, जो ड्रग आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में अवेलेबल मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। और ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, ये डेफिनेशन आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू जितना ड्रग आपका लॉस होता है, ठीक है, जितना ड्रग आपका लॉस हो जाता है उसे कहा जाता है फास्ट पास मेटाबॉलिज्म या फास्ट पास इफेक्ट। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, आप इसे समझ लीजिए अच्छे से। ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता कहाँ है? देखिए, आइदर स्टमक में, ठीक है, स्टमक में जो है एसिडिक एनवायरनमेंट है, वहां पे अगर कुछ ड्रग डिग्रेड हो गया तो वो तो गया ही, या फिर आपका इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन का जो वॉल होता है, ठीक है, इनर लुमेन, वहां पे CYP3A4 ऐसा कुछ एंजाइम्स रहता है, ठीक है। आप आगे जब हम लोग ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे वहां पे फुल डिटेल्स में पढ़ लेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स वहां पे है। साइटोक्रोम एंजाइम्स आपको पता होगा, साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, ठीक है, ये एंजाइम्स जो है वहां पे गट वॉल्स में रहता है, ठीक है, इंटेस्टाइन का जो वॉल है वहां पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो एंजाइम्स भी कुछ ड्रग को डिग्रेड कर देता है। फिर देखिए, जो बचा कुचा यहाँ से निकला वो आके मिलेगा आपका लीवर में। लीवर इज ए केमिकल लैब, ठीक है, आप एक चलता फिरता केमिकल लेबोरेटरी है। वहां पे बहुत सारे माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम, जो बेसिकली ये साइटोक्रोम P450 ही है, ठीक है। इस एंजाइम भी बहुत सारे ड्रग को डिग्रेड कर देता है। जो बाकी बचा कुछ आपको मिल रहा है वो है आपका बायो अवेलेबिलिटी, और जो खो चुका यहाँ पे इन दोनों जगह पे मेनली वो हो गया आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सो आई होप आपको ये बायो अवेलेबिलिटी का कंसेप्ट समझ आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बायो अवेलेबिलिटी को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ इसका एक ट्रेलर हम दिखा रहे हैं कि बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है, बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है और फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके साथ एक बोनस टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, वो होगा बायो इक्विवेलेंस, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस, यानी ये सब जो कंसेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करके फिर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में चलेंगे। उम्मीद है आपको आज का जो पूरा क्लास है अच्छे से समझ आ चुका है। सभी कॉन्सेप्ट को हम अपने हिसाब से सिंप्लीफाई करके आपको समझाने का कोशिश किए हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू द चैनल RX विजर्ड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।